ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मुंबई का किंग कौन फिल्मी डायलॉग है, लेकिन आज की राजनीति पर और आज जो घटनाक्रम हमने देखा है, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, आंकड़े और नतीजे दोनों आ रहे हैं, तो उसमें यह फिल्मी डायलॉग बड़ा मौजू हो जाता है। और यह डायलॉग सिर्फ मुंबई तक अब सीमित नहीं रह जाता है। मुंबई का किंग कौन, महाराष्ट्र का किंग कौन, ये तो बीजेपी, अब ट्रिपल इंजन सरकार की बात हो रही है। डबल इंजन की बात तो आपने बहुत सुनी होगी। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, और 29 नगर निकाय जो चुनाव हुए, नगर निगमों के जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र में 23 में बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। और मुंबई में 25 साल बाद ठाकरे परिवार का जो वर्चस्व था उसे दरकिनार करते हुए, पटखनी देते हुए, बाकायदा बीजेपी सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। अब दावे किए जा रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं अरे 100 जगह तो अभी चुनावी, अभी तो वोटिंग की गिनती का काम शुरू भी नहीं हुआ, वो अलग ही दुनिया में है। थोड़ा बहुत मामूली फेरबदल हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन द राइटिंग इज ऑन द वॉल। पर इसके राष्ट्रीय फलक पर आने वाली राजनीति के लिए मायने क्या हैं, वो बहुत जरूरी है। मैं इन आंकड़ों के अंदर नहीं जाने वाला हूं, मोटी तस्वीर आपको बता दी। बीजेपी बम बम है, जबरदस्त जीत हासिल की है, अब ट्रिपल इंजन सरकार बना रही है। पर इसमें इस जीत का सेहरा तो मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सर बंधेगा। भाई, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह थोड़ा गए थे वहां पर कैनवसिंग करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, वैसे भी नगर निकाय के चुनाव हैं। पर जो ये जीत हासिल की है, नरेंद्र के बाद कौन, नरेंद्र के बाद देवेंद्र, क्या एक नया विमर्श भी आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है? क्योंकि हम लगातार अभी तक उत्तर प्रदेश की बातें कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ हैं नेचुरल सक्सेसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और अमित शाह और योगी के बीच यही लड़ाई चल रही है। लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जीत के सहारे, प्रदर्शन के बिना पर देवेंद्र फडणवीस क्या सक्सेसर के तौर पर अपनी जगह को सीमेंट करते हुए, मजबूत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्या? और योगी आदित्यनाथ का जो वो मंत्र था, वो चुनावी नारा, बटोगे तो कटोगे, दरअसल वो बीजेपी के वोट बैंक के लिए नहीं, विपक्ष के लिए लागू हो जाता है क्या? कि कटोगे, बटोगे, भटकोगे तो हारोगे। मुंबई में कांग्रेस साथ नहीं थी महाविकास अघाड़ी के, शरद पवार अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाते दिखे। मतलब विपक्ष का जो खेमा था वो पूरी तरह से खंड खंड होता दिखाई दिया, और नतीजे आ गए तो वही रटाया रटाया जवाब कि जी ये तो वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, साडा की करिए। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, ये महाराष्ट्र के, खास मुंबई के नतीजे देश की राजनीति के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? भेजिए हमें अपने सवाल। तो महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन यही कवरेज हुई है, यही सबसे बड़ी खबर है, निकाय चुनाव। लेकिन इनके राजनीतिक मायने और असरात बहुत दूरगामी होने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स। और यहां पर बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है, धमाकेदार जीत। अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार,
और अब नगर निकाय में भी, मुंबई में भी 25 साल बाद ठाकरे परिवार को हटा दिया गया है। उनका जो कब्जा था बीएमसी पर, और इस कब्जे के आप मायने समझिए। बीएमसी का एक आंकड़ा आपको दे दूं, आज ज्यादा आंकड़े नहीं देने वाला हूं, विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है। बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ का है। 74,427 करोड़। और हिमाचल प्रदेश 54,000 करोड़ के करीब का बजट है। अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन प्रदेशों का बजट बीएमसी से कम है। तो आप इसकी अहमियत समझिए। यह थोड़ी सी साइड स्टोरी आपको बता रहा था। पर यह ट्रिपल इंजन सरकार जो बन गई, अब इसके राजनीतिक मायने क्या? भाई, इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तो नहीं गए, तो इस जीत का सेहरा तो बंधेगा, और वो आगे बढ़कर खुद ही बांधने को भी तैयार दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, सूबे के मुख्यमंत्री। तो इसमें सबसे पहला दूरगामी असर क्या दिखने वाला है? एक चर्चा आम है कि भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन होगा केंद्र में सरकार की अगुवाई करने के लिए, अगर वैसी नौबत बनती है तो अब तक नाम लिया जा रहा था योगी आदित्यनाथ का, पर अभी वो सेमीफाइनल होना तो बाकी है। वो अगले साल है विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में चुनाव तो 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद है। यहां तो सरकार बनी हुई है, और यह जीत क्या देवेंद्र फडणवीस को, उनके रुतबे को, उनके कद को और मजबूती देता है। अब एक और एंट्रेंट भी आ गया, और ये नागपुर से है, जहां पर हेडक्वार्टर्स हैं आरएसएस के। ब्राह्मण हैं, पसंदीदा हैं आरएसएस के, कट्टरपंथी भी नहीं है, आक्रामक नहीं है जितने योगी आदित्यनाथ हैं। तो कई जगह बॉक्सेस टिक हो रहे हैं क्या? और क्या बीजेपी ने दरअसल इस मजबूती में एक कमजोरी की आहट भी आती है तो वो गठबंधन के लिए? क्या दरअसल अजित पवार अब गैर जरूरी भी साबित हो गए हैं एनडीए के लिए? एनडीए में आए थे भाई, 70,000 करोड़ का पहले आरोप लगा था कि भ्रष्टाचार किया है। एनसीपी तो नेचुरली करप्ट पार्टी है। अब पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में ये महायुति से अलग होकर अपने चाचा के साथ मिल गए, अलग चुनाव लड़ा, पर बीजेपी ने वहां फिर पटकनी दे दी। मुंबई में भी ये अलग लड़े, कुछ कमाल नहीं कर पाए, इक्का दुक्का सीट आती दिख रही है। तो अस्तित्व का खतरा भी मंडराने लगा है क्या? चाचा के साथ भी जाते दिखे, अब चाचा को छोड़ देंगे, उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या होगा? और एकनाथ शिंदे दरअसल मजबूत हुए हैं या और कमजोर हो गए? सबसे बड़ी लड़ाई तो मुंबई में थी। अब मुंबई में झटका लगा है ठाकरे परिवार को। दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद 2006 में एमएनएस बनाई थी, राज ठाकरे ने साथ आए, मराठी अस्मिता की दुहाई भी दी, पर बाजी बीजेपी मार गई। तो यह झटका है, इसमें कोई डाउट नहीं है ठाकरे परिवार के लिए। पर एक कॉन्सोलेशन है, एक बात को लेकर थोड़ा सा दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो अब असल शिवसेना हो गई है, मुंबई में उसे मात दे दी, उनसे ज्यादा सीटें जीत ली। पर दरअसल ज्यादा सीटों पर लड़ी भी शिवसेना, वो 163 सीटों पर लड़ी, अब 57 पर बढ़त है, कई जगह 65 पर भी बढ़त बताई जा रही है।
और 90 पर ही लड़े एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी 28 जीत पाए। तो एक कॉन्सोलेशन इस बात की है क्या कि वर्चस्व तो खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है कि दबदबा बिल्कुल ही मट्टी पलीद हो गया, बिल्कुल ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। पर उससे भी बड़ा सबक, ये तो एनडीए में घटकों की स्थिति थोड़ी असहज होगी क्या, पर विपक्ष के लिए क्या संदेश है, क्या संकेत है ये चुनाव। और कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी होने के साथ साथ सबसे बड़ा रोड़ा भी बनी हुई है क्या? अब यह सवाल फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 288 की विधानसभा है, महाराष्ट्र में 100 से ऊपर सीट हमें चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, यह कहते हुए अड़ गई कांग्रेस पार्टी। और फिर क्या हुआ? कुल मिलाकर पूरी महायुति 50 सीटें जीत पाई। कांग्रेस की कितनी सीटें आई? 15-17 के करीब सीटें थी, वो आंकड़ा मेरे पास था, अभी कहीं इधर उधर हो गया है। 100 से ऊपर लड़ी, आधा छोड़िए, 1/3 छोड़िए, 1/4 छोड़िए, 1/5 छोड़िए, सीटें जीत ही नहीं पाई। और इस बार भी मुंबई में वंचित अघाड़ी के साथ हाथ मिला लिया, ठाकरे बंधुओं से हाथ छुड़ा लिया, तो दिक्कत पैदा कर दी उद्धव ठाकरे के लिए भी, जो सेक्युलर राह पर चलने के लिए तैयार थे। आपने उनको अधर में छोड़ दिया और खुद चले तो 15 सीटें नहीं जीत पा रहे। और घूम फिर कर बात किस बात पर आ जाती है? उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी, वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि मानसिक दबाव बनाना किसी पर, एक तरह से सोचने के लिए कि लोगों के दिमागों का कूड़ा कर दिया है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और विश्वास भरोसा खो दिया है लोगों ने। और कल ये बड़ी खबर थी कि भाई वो स्याही वो तो मिट जा रही है हाथ से, बस स्याही मिटाने के चलते ही 29 में से 23 नगर निकाय बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है और आप 15 सीटें ही जीत पाते हैं और कंफ्यूजन फैलाते हैं। महाविकास अघाड़ी वो खंड खंड होती दिखाई देती है। बिहार में भी यही काम हुआ आखिरी मिनट तक कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जाए या ना रखा जाए, वोट चोरी बड़ा मुद्दा होगा या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा। और बस वोट चोरी पर पदयात्रा की 15 दिन और उसके बाद 58 दिन बाद दोबारा से दिखाई देते हैं राहुल गांधी बिहार में। यही खेल महाराष्ट्र में भी हो गया है क्या? और आलम यह है कि अब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो 6 बजे के बाद से किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस हार को, इस प्रदर्शन को डिफेंड करें तो करें कैसे। तो आदमियों का, आम आदमी का भरोसा चुनावों में से हट रहा है, पर कांग्रेस का अपना भरोसा कहां जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, बीजेपी का, पर भारतीय राजनीति, खास महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य शरद पवार को कहा जाता है। अब शरद पवार कहां इस पूरे के पूरे समीकरण में अपने आप को पाते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, आज इन्हीं का जवाब हम तलाशने जा रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मुंबई का विपक्ष को संदेश, बटोगे तो हारोगे रेस, और महाराष्ट्र फिर हारे तो वोट चोरी के सहारे, कि जी वोट चोरी हो रही है।
मेरे साथ असल शिवसेना यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े हैं, एनसीपी असल एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वागता शाह मेरे साथ जुड़ गई हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साजिद सुपारीवाला हैं, डॉक्टर सुरायना मल्होत्रा एनसीपी शरद पवार गुट की प्रवक्ता, भावना शर्मा जैन कांग्रेस की प्रवक्ता है, मैंने बताया राष्ट्रीय प्रवक्ता अब गायब हो गए हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और संदीप सोनवलकर राष्ट्रीय राजनीति की नब्ज तो सालों से टटोलते आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र पर इनकी खास नजर रहती है। तो भावना शर्मा जैन, आपसे शुरू करता हूं। ये वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी तो हो गई, ये गठबंधन की चोरी किसने की? वो महाविकास अघाड़ी कहां रह गया? सब अपना अपना राग लापते दिखाई दिए कि नहीं, या गलत कह रहा हूं? मैं इसमें अपने विचार ये रखना चाहूँगी कि हमारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन बिल्कुल एक साथ था, पर उद्धव ठाकरे जी ने उसमें मनसे को जोड़ा और उन्होंने जब मनसे के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस के साथ कांग्रेस नेचुरल अलायंस नहीं समझ पाई, और वो हमारे ना कार्यकर्ताओं को मंजूर था ना हमारे वोटर्स को मंजूर था। तो इस वजह से हमने अलग जाने का निर्णय लिया। अच्छा, उद्धव ठाकरे के साथ वैचारिक मेल हो गया था, वो सामंजस्य, वो समन्वय आसानी से बना लिया, राज ठाकरे में दिक्कत आ गई। जी, वो जरूर बनाया था सेक्युलर लाइन, वो जरूर बनाया था सेक्युलर लाइंस पर इंडिया गठबंधन साथ आया था, पर मनसे का जो कार्यक्रम रहा है, जो राजनीति मनसे ने करी है, जो उत्तर भारतीय समाज के साथ उनका जो दुर्व्यवहार रहा है, जो माइनॉरिटीज के साथ उनका दुर्व्यवहार रहा है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को बिल्कुल असहज कर रहा था। तो वो इस वजह से हमने अपनी दूरी उद्धव ठाकरे जी से बनाई। हमने उनसे कहा कि अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो एमएनएस को अलग रखना पड़ेगा या आपको चूज करना पड़ेगा कि तो मतलब महाविकास अघाड़ी या मैं कहूं विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में खत्म हो गया है। गलत कह रहा हूं भावना शर्मा जैन? देखिए, इस जो अभी ये नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, इसके ऊपर चिंतन मनन जरूर होगा और आगे की क्या रणनीति रहती है इसके ऊपर पार्टी के वरिष्ठ नेता इसके ऊपर निर्णय लेंगे कि किस तरह से वो जैसा चिंतन मनन हमने हरियाणा में जीत के मुंह से हार खींचकर कैसे लेकर आई कांग्रेस, उसके बाद होता देखा। वो ऐसा मंथन हुआ कि लगभग 1.25 साल बाद, चुनावी नतीजे आने के 1.25 साल बाद, 1.25 साल बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके हाथ में पूरी कमान थी, उन्हीं को फिर से पार्टी की कमान सौंप दी जाती है। और बिहार का क्या हुआ है आत्ममंथन, ये आज तक हमें पता नहीं लगा, जहां पर आप कुल जमा 6 सीटों पर सिमट गए। मैं कांग्रेस के आंकड़े की बात कर रहा हूं। आपकी सभी आलोचना मैं मानती हूं। जो निर्णय आया है, जो हमारा निर्णय होना है, पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उसको इस चीज़ के ऊपर मंथन करना पड़ेगा और हम लोग इसके ऊपर चिंतन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी जो हमने निर्णय लिया बीएमसी के चुनाव में अकेले जाने का, परिणाम हार जीत चुनाव में होती रहती है। हम सबसे बड़ी जीत होती रहती है। यहाँ हार का सिलसिला कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया है। जीत तो कभी कभार मिलती है, आप हारते ही जा रहे हैं, हारते ही जा रहे हैं। चाहती हूँ कार्यकर्ता, ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, कॉरपोरेशन का चुनाव। इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप अगर हम गठबंधन में जाते तो कुछ मुंबई शहर में
ये परिस्थिति होती कि हमारे को बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ने को मिलता, तो मैं ये कहती हूँ कि वो निर्णय सही था कि गलत था, वो तो अभी ये जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही बताएगा। पर हम आइडियोलॉजिकली एमएनएस के साथ नहीं जा सकते थे, इस वजह से ये निर्णय हमने क्लियरली लिया। मुंबई का छोड़ देता हूं, मुंबई का छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, बाकी जगह तो आपने झंडे गाड़ दिए, बाकी 28 नगर निकाय चुनाव में। देखिए, कांग्रेस का लातूर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, नागपुर में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया है। नागपुर में 37 सीटें जीत गए, तो अच्छा परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं। बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें लेती दिख रही है वहां पर। में चंद्रपुर में हो, लातूर में हो, हमारे मराठवाड़ा में हो, हमारी आप इधर भी देखिए कोल्हापुर में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा। तो अगर ठाकरे बंधु अपना भाईचारा निभाते हैं तो आप अब उद्धव ठाकरे गुट के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्या ये मान लिया जाए? भावना शर्मा जैन, मान लिया जाए? देखिए, मुंबई शहर में ये निर्णय लिया गया कार्यकर्ताओं का कि ये भावना थी कि हम ये चुनाव अपने बलबूते पे लड़ें। पिछले 2 चुनाव हम उद्धव ठाकरे जी के साथ लड़े। लोकसभा में आपने हमारी परफॉर्मेंस देखी, बहुत अच्छी इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस मुंबई में हुई। 4 सीटें हम जीते, 1 सीट हम सिर्फ 48 वोट से हारे, तो 5 सीटों पे इंडिया अलायंस की ताकत आपने देखी। विधानसभा चुनावों में हमें ऐसा लगा कि हमें बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फीलिंग थी। और ये जो चुनाव होता है कॉर्पोरेशन का चुनाव, इसमें 288 में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़े आप? 9 साल के बाद संदीप, 288 में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़े आप? 150 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी। और मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि कार्यकर्ताओं की जो 9 साल कार्यकर्ताओं ने इंतजार किया कि वो ये चुनाव का इंतजार हुआ, 9 साल के बाद ये चुनाव आया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावना का भी हमें सम्मान रखना पड़ेगा और लीडरशिप ने वो सम्मान किया। तो देखिए, सम्मान रखना पड़ेगा कार्यकर्ताओं का, मैं समझ गया। साजिद सुपारी वाला, तो मतलब इंडिया गठबंधन की कहानी खत्म, महाराष्ट्र में कोई इंडिया गठबंधन अब बचा ही नहीं, या बचा है? मैं आपको एक चीज करेक्ट करके बताना चाहता हूँ। हाँ। जो ये हमारी सिस्टर ने जो कहा कांग्रेस वाली ने, उसके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ। बीएमसी का जो चुनाव होता है ना, वो असेंबली या पार्लियामेंट का चुनाव नहीं रहता है, एमपी और एमएलए का नहीं रहता, बल्कि ये चुनाव रहता है वार्ड्स का, और इसके अंदर सबकी अपनी अपनी मर्जी रहती है। बीएमसी का चुनाव शिवसेना पहले से स्ट्रांग थी बीएमसी में और स्ट्रांगली लड़ना चाहती थी। दोनों भाई के आने से डेफिनेटली फर्क तो पड़ा है। मराठी मानुस आज देखने जाओ तो इतना दबाव के बाद वोट चोरी वगैरह हुई, बहुत सारे इल्जाम लगे हैं बीजेपी के ऊपर और शिंदे गठ के ऊपर। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मेरी भी इंक निकल चुकी है वोटिंग की, और वो निकलती है इंक, और इंक निकलने के बाद भले आप कुछ भी बहाने दो, लेकिन एक बंदा अगर वोट चोरी के लिए कोशिश करता है, इंक निकाल के दूसरी जगह जा सकता है। वोट चोरी के बहुत रास्ते होते हैं। एक पिक्चर में दिखाया था, शायद आपने देखा होगा, कि एक जगह पर छोटी चोरी करता है जो बड़ा क्रिमिनल रहता है, और एक जगह बड़ी चोरी करता है। साजिद भाई, तो छोटी चोरी की तरफ लोगों का ध्यान जाता है और बड़ी चोरी की तरफ नहीं जाता। ना ये पुराना नैरेटिव है आपका, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक मिनट साजिद भाई, अरे भाई, आपके नेता संजय राउत, आप कह रहे हैं कि वो वोट चोरी हो गया, तो मतलब इन नतीजों को आप मान रहे हैं। संजय राउत अभी पत्रकारों से सुन तो लीजिए, अरे बात तो पूरी करने दीजिए। अरे मैं बीच में, आप क्या भूल जाएंगे? जनता भूल रही है आपको, आप भूल जाएंगे। अच्छा, बोलना। जनता भूली नहीं है। संजय राउत वो कह रहे हैं 100 जगह अभी काउंटिंग ही शुरू नहीं हुई। वो न जाने कौन सी दुनिया में है जहां अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई 100 वार्ड्स में। सुनिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए, ये अभी आधे घंटे पहले का बयान है। अरे भाई, 100 जगह पर अभी भी हमारी मतगणना शुरू नहीं हो गई है। एक नया सिस्टम लगाया है, नंबर से लगा देते हैं। पहले तो हम एक साथ मतगणना होती थी, अब ये प्रभाग, बाद में ये प्रभाग, 110, 111, 122, एक कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि एक भ्रम जो चल रहा है ना, अभी बीजेपी जीत गई, शिंदे जीत गया, ये जीत गया, ये नहीं है।
अभी बीजेपी के और शिंदे के आंकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कहां जीती है अभी बीजेपी, कहां जीत गई साजिद भाई? आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। देखिए मैं अभी आ रहा हूं आप पर, अभी आप मुझे 5 मिनट मतलब आप मुझे 30 सेकंड दे दो, मैं आपको सारी बात साफ कर देता हूं। देखिए ऐसा है कि जो मेरी कांग्रेस वाली बहन बोली ना, वो इंटायर मुद्दे पे नहीं बोली, बीएमसी के स्पेशल इलेक्शन में बोली। इंडिया अलायंस आज भी स्ट्रांग है और हो सकता है ये राजनीति है, आज हम साथ में भी आ सकते हैं, हम साथ में भी आ सकते हैं, आगे भी हम साथ में लड़ सकते हैं इलेक्शन। अभी तो क्या है कि फाइनलाइजेशन आप क्या समझ रहे हो कि ये पूरा हो गया आज का वोटिंग का सिलसिला? अभी 16 सीटें और बाकी, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही थी 221, 211 और 227 में से 211 डिक्लेयर हुई है, 16 सीट अभी भी बाकी है ना। और दूसरी बात है, हमने 80 सीट पर तो लेकर आए, इतने दबाव के बाद भी हम 80 सीट पे अगर आ रहे हैं तो लोग हमें चाह रहे हैं इसलिए आ रहे हैं ना। ये ऐसा तो नहीं कि लोग हमें नहीं चाह रहे। अगर हम वोट चोरी ना होता हो अच्छे बड़े गैप से, अच्छा वोट चोरी ना होता तो और अच्छे गैप से आते। और ये सिर्फ कांग्रेस ही आपसे हाथ मिलाने से इनकार नहीं कर रही, वो चाचा भतीजे के साथ कदम ताल करते दिखे कि नहीं? बाकी हो सकता है कांग्रेस आ जाए तो पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में चाचा भतीजा शरद पवार और अजित पवार साथ चलते दिखे, तो शरद पवार भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। नहीं, शरद पवार अजित पवार कांग्रेस आ गई तो क्या करोगे आप? अभी से कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि बीजेपी जीत गई है? डिक्लेयर कैसा हो सकता है? पहले कुछ कायदे कानून है, उसकी कोई तरीके हैं, उसके तौर तरीके, उसका प्रोटोकॉल है। 227 का आधा कितना होता है? बहुमत का आंकड़ा कितना होता है? 114, 118 आ रही हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की। हमारी भी बाकी है ना सीटें, हमारी भी बाकी है। ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस साथ आ जाएगी आपके? हमें नहीं, उनको तो दिक्कत थी, पता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। और शरद पवार भी आ जाएंगे साथ में, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, मेरा मूल सवाल साजिद भाई क्या था, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज रह भी गई है? इंडिया गठबंधन है और रहेगा। इंडिया गठबंधन खत्म नहीं होगा। अगर में अटका दिया, लटका दिया उद्धव ठाकरे को, सेकुलर बनने चले थे का इलेक्शन नहीं है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम यहां तक आए, हमें बड़ी खुशी है। हम 80 के जा रहे हैं ना, 80 तक हमें बड़ी खुशी है। 80 तक जा रहे हैं, उसमें बड़ी खुशी है। तो संदीप सोनवलकर, इसी में खुशी, इसी में संतोष खोजा जा रहा है। यह हार है जो 30 साल से किला बना हुआ था बीएमसी, और 74,427 करोड़ का बजट छोटे मोटा रकम नहीं है। ये कह रहे हैं साजिद भाई यहां पर, अरे 80 भी ले आए, ये क्या कम है? असल में महाराष्ट्र में कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी हजार, यानी अब युद्ध में बच गए तो अगली बार फिर लड़ लेंगे। इसी अंदाज में शिवसेना खुश है कि कम से कम बच तो गए, ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरा ही साफ हो गया। दूसरी खुशी कि कम से कम एकनाथ शिंदे जो है कमजोर हो गए, यही खुशी शिवसेना को है। तो दूसरे के दुख में खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये सच है कि सत्ता हाथ से चली गई। और ये भी सच है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल तो महाराष्ट्र में तार तार दिखाई देता है, और ऐसे ही रहे तो भाजपा को और आगे बढ़ने से ये कोई नहीं रोक पाएंगे। अब यहां पर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती है, पहले बताएं कि उनके गठबंधन को किसने चोरी किया। अब ये सवाल तो मैंने पूछ लिया, पर ये महायुति गठबंधन में सेंधमारी या चोरी की आशंका खड़ी हो गई है क्या? अजित पवार तो साथ चुनाव नहीं लड़े ना, महायुति से अलग हो गए, पर पटकनी मिली चाचा भतीजा को। तो जीत में भी कुछ राजनीतिक अस्थिरता, असहजता एनडीए में भी घुसती दिखाई दे रही है क्या? हाँ, एनडीए में तो बिल्कुल असहजता है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी जीती है, बाकी दोनों सहयोगी दल बेचारे उनको संतोष करना पड़ा या हार गए। एकनाथ शिंदे जैसे जो अपने आप को नंबर 2 और बहुत बड़ी पार्टी बताते थे, वो सिर्फ ठाणे का एक शहर ले पाए, उसके आसपास के सब कॉरपोरेशन हार गए। अजीत दादा का हाल और बुरा हुआ, एक भी कॉरपोरेशन नहीं मिला। तो सहयोगी दलों को चिंता करनी चाहिए कि अब भाजपा के साथ उनका कोई अस्तित्व बचा है या भाजपा को उनकी कोई ज़रूरत भी बची है या नहीं। तो महाराष्ट्र में बहुत राजनीति बदली, लेकिन अब इतना हो गया साहब, सब कुछ राजनीति भाजपा के आसपास चलेगी, भाजपा तय करेगी। लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो पूरा गठबंधन में टूट हुई तरह तरह की, वो सारा गेम भाजपा के हिसाब से चला, और इसलिए वोट बटे, जो आप शुरू में कहा वोट बटे, तो सब के सब कट गए।
वोट बटे तो सबके सब कट गए, ज्यादा कटे महाविकास आघाड़ी में। लेकिन महायुति, कृष्णा भाई, खबर अच्छी है, ट्रिपल इंजन सरकार आपकी बन गई है, बातें आपकी जरूर खिल रही होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आप इतने परिपक्व नेता हैं, इतनी राजनीति देखी है आपने, तजुर्बा अच्छा खासा है, ये जीत में भी कहीं कुछ संकट तो नहीं साथ मंडराने लगा है गठबंधन के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं संदीप सोनवलकर मेरे मित्र को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। देखिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहां उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास 90 है, वहां पर हमारे 30 कॉरपोरेटर है। दोनों मिलके महापौर बनेगी महायुति की, और मराठी महापौर बनेगी। थाने में हम जीत गए हैं। ना यहीं रहते हैं कृष्णा भाई। हाँ। ये आपने जो आंकड़ा बताया ये बड़ा दिलचस्प है कि 90 उनकी 30 हमारी, कि बीजेपी ज्यादा आंखें तरेरेगी तो दूसरी तरफ का आंकड़ा फिर भारी पड़ जाएगा, ये इशारा तो नहीं कर रहे? अरे आप आंकड़ों के तो आप आंकड़ों के खिलाड़ी हैं, आप क्रिकेट के शौकीन भी हैं, आंकड़े आपको बहुत याद रहते हैं। देखिए, हम एक फोर्स बनकर लड़े महायुति, और हम लोकसभा में लड़े, विधानसभा में जीते, स्थानीय स्वराज्य संस्था इलेक्शन में जीते, और अब बीएमसी में जीते। और जो भी कॉर्पोरेशन हमने साथ में लड़ा है हम जीते हैं। जहां पर थाने में फिर से हम जीते हैं, कल्याण डोंबिवली में आपस में कितनी जूतम पैजार भी हुई है कृष्णा भाई। अंबरनाथ का ही मैं सिर्फ जिक्र करना चाहूंगा, वो सारे कांग्रेसी पार्षद बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिए, वरना आपकी बन सकती थी सरकार, मतलब आपका कब्जा हो सकता था वहां नगर निकाय पर। गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी भी हमारे पास 300 काउंसिलर है। ये जो 29 कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए हैं, 2 नंबर की पार्टी हम ही है। 300 कॉर्पोरेटर हमारे जीत के आए पूरे महाराष्ट्र में। अब जो बीजेपी कहे वही सही वाली कहानी हो जाएगी क्या? अब बीजेपी, देखिए, पहले तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बताती रही बीजेपी। बाद में चोरी बड़ी आसानी से उनको कह दिया भाई अब आप उप मुख्यमंत्री बनो। अब बीजेपी और ज्यादा डोमिनेट करती दिखेगी क्या? जो बीजेपी कहे वही सही होने वाला है क्या अब महायुति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पहले भी उनका एमएलए का आंकड़ा हमारे से ज्यादा था, 130 कुछ था, और फिर भी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर से हमारी इलेक्शन हुई, उनका आंकड़ा ज्यादा था। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, हमारे एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बने। पहले जो एयरक्राफ्ट का पायलट थे वो एकनाथ शिंदे जी थे, को पायलट देवेंद्र फडणवीस जी थे। आज जो पायलट है वो देवेंद्र फडणवीस जी है, को पायलट अभी भी एकनाथ शिंदे जी है। और हमारा एयरक्राफ्ट स्पीड में चल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी चल रही है। तो एयरक्राफ्ट स्पीड में चल रहा है या एक इंजन में कुछ गड़बड़ी के संकेत भी मिल रहे हैं? स्वागता भाई, चाचा भतीजा साथ आए, पुणे में भी, पिंपरी चिंचवाड़ में भी, वो एक इंजन में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, हम महायुति के साथ है, और महायुति के साथ हम इसलिए जुड़े क्योंकि विकास के लिए जुड़े हुए हैं। विकास के लिए या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी? वो पिंपरी चिंचवाड़ में तो बता रहे थे कि 4,500 करोड़ का डिपॉजिट था, 9,000 करोड़ हो जाना चाहिए, 2,000 करोड़ कैसे रह गया? 9 साल में 60,000 करोड़ का बजट आया, 20,000 करोड़ का ही वेतन दिया, 40,000 करोड़ का क्या हुआ? मेरे सवाल तो नहीं है, अजित पवार के ही हैं। गलत सवाल, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं ना मैं, स्वागता? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बराबर है, लेकिन हम महायुति के साथ इसलिए है क्योंकि हम जनता का विकास चाहते हैं। पिंपरी चिंचवड़ की जनता के लिए, पुणे के लिए जो विकास है, वो विकास के लिए हम इस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। विकास के लिए ही जुड़े हुए हैं, तो फिर चाचा के साथ क्यों जुड़े थे? पुणे में दोनों एनसीपी का पहले से ही ज्यादा होल्ड रहा है। तो वहां से एनसीपी एक साथ इसलिए लड़ रही थी बिकॉज एनसीपी का वो गढ़ रह चुका है पहले ही। तो आप तो असल एनसीपी हो गए, आप तो बन गए हैं महायुति का हिस्सा।
फिर चाचा क्यों याद आ गए? या दबाव की राजनीति थी? बीजेपी को बताना था कि देखिए हमारी भी हमारी हैसियत ये है। कई सारी जगह पे कई सारे लोगों ने कई सारी जगह पे कई सारी पार्टियों ने अलायंस किया हुआ था, सिर्फ चाचा भतीजे नहीं। एक दो जगह ऐसी भी जगह है जहां उद्धव सरकार ने और शिंदे सरकार ने एक साथ युवती में इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो ऐसा सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, इस बार के इलेक्शन में कॉरपोरेशन के इलेक्शन बहुत टाइम के बाद हो रहे थे, तो सभी पार्टियां एक दूसरे के साथ जुड़ के इलेक्शन लड़ रही थी। नहीं, थोड़ा सा अपनी हैसियत भी दिखा रहे थे। तो काफी सारी जगह दिखी। नहीं, बीजेपी को बता रहे थे देखिए ये हमारा होम टर्फ है, हम ये भी कर सकते हैं, पर ये तो उल्टे आपके गले पड़ गई ये बात, औंधे मुंह गिर गए। अब सारी बात माननी पड़ेगी बीजेपी की। देखिए सर, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हम विकास के साथ जुड़े हैं, विकास के लिए जुड़े हैं बीजेपी के साथ। तो हम जितना हो सके ग्राउंड लेवल पे, हमारे एनसीपी का काम काफ़ी अच्छा है, आप देखते हैं दादा का काम कैसा है, तो इसीलिए हम बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जनता के। तो अब चाचा के साथ जुड़ने का प्लान प्रोग्राम अब वो कैंसिल। ये तो ये हो रहा था कि परिवार फिर से जुड़ने वाला है, दो भाई तो जुड़ गए, उद्धव और राज, चाचा भतीजा अब नहीं जुड़ेंगे। परिवार पर्सनल लाइफ में परिवार पहले से ही एक है। उन्होंने, जैसे आप जानते हैं पवार फैमिली को, वो अपनी पर्सनल लाइफ को और पॉलिटिकल लाइफ को अलग रखते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अभी डिफरेंट है, क्योंकि हम तो भी साथ मिल जाते हैं ना। तो पॉलिटिकल यही तो देखिए, डिफरेंट है। ये जो रायता फैला हुआ है, ये रायता अब सिमटेगा कैसे? ये तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इस बार सभी पार्टियों के साथ देखा गया है, सभी के साथ। इस हमाम में सभी नंगे हैं, आप ये कह रही हैं। ये तो सभी पार्टियों के साथ देखा गया है। डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, तो अब चाणक्य जी भारतीय राजनीति के सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, शरद पवार को कहा जाता है, अब वो अपने आप को कहां पाते हैं? अपने आप को कहाँ पाते हैं? अभी रिजल्ट्स आए हैं, उसमें चर्चा, सब विचार विनिमय से सब होगा ही। अभी जो मैं डिस्कशन जो सुन रही थी कि जो चाचा भतीजा एक साथ क्यों आए, वो तो पिंपरी चिंचवड़ पुणे, यहाँ पे उन्होंने, अजीत दादा ने भी और सुप्रिया दाई, पवार साहब, उन्होंने सब काम किया हुआ है वहाँ। उनको लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के लिए जो विकास करना था वो सब उन्होंने सब किया हुआ है। तो उसमें कोई गैर थिंग नहीं है कि दोनों जन साथ में आके वॉट एवर इज द बेस्ट दे कैन परफॉर्म, जो बजट आएगा उसमें से लोगों के लिए बेस्ट कुछ देना चाहेंगे। नए समीकरण नहीं तलाश रहे थे, नई राजनीतिक जमीन नहीं तलाशी जा रही थी कि साथ आ जाएंगे, पुणे जीत गए या पिंपरी चिंचवड़ जीत गए तो फिर बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं पावर क्यों? ऑलरेडी अजीत दादा तो ऑलरेडी सत्ता में है, तो उसमें उनको क्या करे, मतलब वो तो उनके साथ ही रहेंगे। नहीं, वो दबाव बनता रहता है, दबाव बनता रहता है। सत्ता का तो आपने खेल देखा है, वो सारी दुनिया ने देखा है। 2020 में क्या हुआ था, रात के 4 बजे कैसे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 2 कैमरे 3 आदमियों के बीच में सारा काम हो गया, पत्रकारों तक को नहीं पता लगा, आम आदमी को तो क्या पता लगेगा। और उसके बाद कैसे टूट फूट हुई। तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, और महाराष्ट्र तो उसका जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर सुरैना, अभी राजनीति में जो सीनियर जो नेता हैं उनके क्या समीकरण होते हैं, हम एज अ पार्टी लेवल पे, पार्टी लेवल के कार्यकर्ता है, वो जो हम समझते हैं, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो मतलब हम समझ रहे हैं कि क्यों एक साथ आ गए। मैं आपकी दुविधा डॉक्टर साहिबा, आपकी दुविधा बिल्कुल समझ सकता हूं। ऊपर वो खेल करते रहते हैं और प्रवक्ता वहां पर समझाते फिरे। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसीलिए तो नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था ये सवाल पूछे जाएंगे। अब भावना ने बड़ा ब्रेवली उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, पर आदमी, अगर आप लोग ही अभी असमंजस में हैं तो आम आदमी के सामने क्या संदेश जा रहा है और विपक्षी एकता की क्या तस्वीर सामने जा रही है? डॉक्टर सुरैना, नहीं, जैसा मैंने बोला कि हमारे लिए तो ये आंसर तो क्लियर है कि उन्होंने वो साथ में आने का मकसद यही था, क्योंकि वो और कई जगह पे नहीं आए जहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है। वहाँ पे अजीत दादा भी काम बहुत ही अच्छा करते हैं, सुप्रिया ताई भी लोगों से जुड़ी रहती है। क्या संदेश जाता है?
विपक्षी एकता का क्या, वो तो रहेगा। कुछ है ही नहीं विपक्षी एकता, इसका मतलब महाविकास आघाड़ी तो रहेगी ही। जो कांग्रेस है, हमारी पार्टी है, शिवसेना है, उनका तो कॉमन मिनिमम कांग्रेस दूरी बनी रहेगी या कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा भी साबित हो रही है विपक्षी एकता में? वो तो सब साथ में ही रहेंगे, इंडिया गठबंधन तो रहेगा। कहाँ इस बार कहाँ साथ में रहे? वो तो भाग लिए स्थानिक नहीं, ये लोकल स्थानिक इलेक्शन है। वहाँ जैसे कांग्रेस, उन्होंने बोला कि वहाँ पे लोकल कार्यकर्ताओं को भी अपना कहीं दे वांट कि दे कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शंस। सो वहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो मंशा होती है वो भी देखी जाती है। महायुति में कार्यकर्ताओं की मंशा नहीं होती, वहां पर वो बीजेपी अजीत ये एकनाथ शिंदे आपस में कैसे संभाल लेते हैं? वो अपनी अपनी है, वो जैसा चाहते हैं। जैसा अभी हम लोग ने तो साथ में किया उद्धव ठाकरे जी के साथ, जैसा मराठी माणूस को हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे थे कि बाबा मुंबई मराठी लोकांची आहे। मराठी म्हणजे वी ऑल्सो से कि whoever is staying here is Maharashtrian, is Marathi. So but every party has got a different viewpoint. तो उनकी अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी सोच है। रायता तो फैला हुआ है विनोद अग्निहोत्री पर। बड़ी तस्वीर राष्ट्रीय फलक पर अगर हम खींचने की कोशिश करें, सबसे बड़ा संदेश क्या जाता दिख रहा है? देखिए, ये निकाय चुनाव है, इतने बड़े होते नहीं हैं, पर ये बड़े बने हैं तो इसके पीछे एक वजह तो होगी ना। आपको संदेश क्या मिलता है, संकेत क्या मिलता है? सिर्फ बीएमसी का चुनाव नहीं, पूरे महाराष्ट्र के तमाम निकायों का चुनाव है। बीएमसी उसका एक प्रमुख धड़ा है, बिल्कुल हिस्सा है। इसके 2-3 संदेश बिल्कुल साफ है। पहला संदेश तो यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का वर्चस्व स्थापित हो गया है। विधानसभा चुनावों के बाद जो नतीजे अब आए हैं, अब वो देवा भाऊ, वो बड़ा फिल्मी सा भारतीय जनता पार्टी की वो देवा भाऊ बन गए। बिल्कुल, मुंबई का किंग कौन नहीं, महाराष्ट्र का किंग। महाराष्ट्र के तो हो ही गए वो। और शरद पवार साहब जो सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के माने जाते रहे हैं, हम सब मानते हैं, अब एक तरह से वो एक सम्मानित नेता के रूप में रहेंगे, लेकिन उनका आधार जो है कमजोर हो गया है और मराठा राजनीति जो है वो 2-3 हिस्सों में बट गई है। शरद पवार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, जो मराठा क्षत्रपों का जो होता था। गैर मराठा राजनीति के पूरे जो है वो देवा भाऊ जो है उसके वो हो गए। उसमें उत्तर भारतीय भी है, उसमें गैर मराठा महाराष्ट्रियंस भी हैं और दक्षिण भारतीय। और ऐसा नहीं है कि मराठा बिल्कुल नहीं है, मराठे हैं, हाँ, कुछ छोटा है पर वो भी हैं। तो एक तरह से दूसरा सबसे बड़ा संदेश इसका ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये जो विमर्श चलता है जिसमें हम लोग अमित शाह जी का नाम लेते हैं, योगी जी का नाम लेते हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर करके भाई आज की तारीख में कहने को 20 से भी ज्यादा राज्य हैं जहां पर एनडीए की सरकार है। बीजेपी के 13-14 राज्य हैं जहां पर उनके अपने मुख्यमंत्री हैं, पर 3 मुख्यमंत्रियों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। जी, योगी आदित्यनाथ, आपने उनका नाम ले दिया, एक हिमंता बिस्वा शर्मा और एक देवेंद्र फडणवीस। अब इन तीनों में क्या देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में, मैं सिर्फ आज की तारीख की बात कर रहा हूं, 16 जनवरी की, वो बढ़त बनाते दिख रहे हैं क्या इन नतीजों के? देखिए, मैं तीनों के बारे में बताता हूं। हेमंत शर्मा की परीक्षा भी होनी है, अभी होनी बाकी है। और वो चूंकि पूर्वोत्तर के हैं और एक राज्य के हैं, अभी पूर्वोत्तर के बाहर खास करके उनका वो अपील नहीं बनी है। जो झारखंड का चुनाव उन्होंने लड़ाया, हार गई बीजेपी। योगी आदित्यनाथ के पास स्ट्रेंथ ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद वोट कैचर कहिए या क्राउड पुलर कहिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे करिश्मा है उनका, आज भी है। वो कर्नाटक भी जाते हैं, वो पूर्वोत्तर भी, त्रिपुरा भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। सब जगह जाते हैं, पर अपने राज्य में 29 सीटें कम पाते हैं। ये भी है। देखिए, वो फिर अलग बहस हो जाएगी। नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस पर भी लागू होता है। लागू होता है। लोकसभा 48 में से 30 महाविकास आघाड़ी जीत गई थी, इनका भी प्रदर्शन लोकसभा में अच्छा था, महाराष्ट्र भी कमजोर करी। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के प्लस पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा सीटों की 48 सीटें, 48 है नंबर 1, तो उसके मुख्यमंत्री वो। दूसरा, मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है। यस, कॉर्पोरेट इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई है। और कॉर्पोरेट इंडिया जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ जिस तरह आपने, और पैसे का जो रिश्ता है राजनीति के साथ वो सारे जानते हैं। बिल्कुल, वो मैनेजमेंट, बिग मनी बैकिंग होम। बिल्कुल। और आपने अगर उनका शपथ ग्रहण समारोह देखा होगा तो शायद मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह जितना भव्य हुआ था, लगभग वैसा ही उनका हुआ था। जिस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा, फिर ब्राह्मण और नागपुर से आने वाले ब्राह्मण,
जो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है जहां पर। नागपुर के संघ के सबसे दुलारे नेताओं में एक नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, खासकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के, और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी हैं वो, और कमोवेश योगी आदित्यनाथ के साथ जो कट्टरता वाला एक फैक्टर है उससे वो अलग है। वो हिंदुत्ववादी तो हैं देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी में हैं तो होंगे, लेकिन उनकी एक प्रोग्रेसिव लिबरल छवि भी है। और खासकर पिछले चुनाव जब मुख्यमंत्री थे तो कहीं भी उनके खिलाफ कोई उस तरह की बात सामने नहीं आती थी, यहाँ तक कि जो माइनॉरिटी वोटर है वो भी उनको लेकर के कोई बहुत ज्यादा, इस बार जरूर उन्होंने तेवर दिखाया कटेंगे बटेंगे का नारा। यहाँ पर एक दिलचस्प मैंने ट्वीट देखा अभी अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं उनका, कि प्रधानमंत्री मोदी में विश्वास है जनता का, पर प्रधानमंत्री मोदी तो वहां पर चुनाव में प्रचार करने गए नहीं क्योंकि ये तो स्थानीय चुनाव था। ये तो दरअसल देवेंद्र फडणवीस में ज्यादा विश्वास जाहिर किया है। ऐसे तो उनको पता नहीं, मैंने पूरा ट्वीट नहीं देखा है, उन्होंने फडणवीस जी को बधाई दी है कि नहीं दी है? हाँ, अपने ट्वीट में ना मैंने अभी वो फ्लैश देखा है बस। अगर बधाई तो देवेंद्र फडणवीस, देखिए मोदी जी तो सर्वोच्च नेता है, एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ठीक है जीत कहीं भी हो तो उनमें विश्वास माना जाएगा। लेकिन ये पूरा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया है। टिकटों का बंटवारा हो, सीटों का बंटवारा हो, सब कुछ मुंबई में तय हुआ है और दिल्ली में तय नहीं हुआ है। बीजेपी ने अपने घटकों को उनकी जगह भी बता दी कि आप कहां, इस रिश्ते में आपका स्थान कहां है। मतलब अगर आप कहें राजनीतिक हैसियत बता दी उनकी। हाँ, मैं उस शब्द का अवकाश मैं थोड़ा इसलिए गुरेज कर रहा था, मैंने वो शब्द, हाँ वो शब्द मैं नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन राजनीतिक हैसियत बता दी है कि अजीत दादा आप यहाँ हैं, एकनाथ शिंदे जी आप यहाँ हैं, हमारे साथ हैं, रहिए, अच्छी बात है। अंबरनाथ का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि अगर आप ये चाह रहे हैं, वो नहीं बनने दी ना, नहीं बनने दी, और सारे एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी उस पर कब्जा जमा सकती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सारे विधायक तोड़ लिए, सारे पार्षद तोड़ लिए, 12 के 12 बीजेपी में आ गए और बन गई वहां पर। तो देवेंद्र फडणवीस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अभी हमने बात की सत्ताधारी गठबंधन की, लेकिन विपक्षी खेमे की भी बात करें। संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्या? क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो गया है क्या इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में? संदीप सोनवलकर, ये कांग्रेस धुरी बनने के बजाय रोड़ा साबित हो रही है क्या? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट तो उनका कोई वोट बैंक ही नहीं बचा, ना वो उत्तर भारतीय मिले जिनकी आस में गए थे, ना माइनॉरिटी वोट मिला, वो उद्धव ठाकरे के साथ चला गया। तो अब कांग्रेस किसके भरोसे चुनाव लड़ेगी, किसके साथ चुनाव लड़ेगी, तमाम सवाल है। साफ नजर आया कि कांग्रेस की लीडरशिप चाहे दिल्ली की हो, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे मुंबई की, ये संगठन के मामले में या चुनाव लड़ने के मामले में नाकारा साबित हुई। एक और दिलचस्प बात जो दिख रही है, 2869 कुल मिलाकर सीटें हैं ये 29 नगर निकाय में। इनमें लगभग 90 पर AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बढ़त बनाए हुए है। संभाजी नगर में 116 में से 16 सीटों पर बढ़त है। ये लगभग 1 घंटे पहले का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। धुले में 74 में से 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो कांग्रेस के वोट में अच्छी खासी सेंधमारी यहां पर AIMIM करता दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस, और हम लोकसभा चुनाव की बात करें, दलित और मुस्लिम वोट बैंक की बिना एक बड़ा आधार था जिसके चलते महाविकास आघाड़ी 30 सीट जीत पाई थी 48 में से। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं संदीप? बिल्कुल MIM की एंट्री तो हुई है। साथ ही साथ आपको बता रहा हूं कि माइनॉरिटी ने इस बार मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ गए हैं, बड़ी संख्या में गए हैं, तभी उद्धव ठाकरे को इतनी सीट मिली। अकेले मराठी वोट बैंक पे नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कहीं ये अविश्वास ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस पे कोई वोट ना बचे। और जो उत्तर प्रदेश में हुआ था कि ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, 2% के साथ नहीं गए, 2% वोट बैंक रह गया था, 2%। हाँ, और 2 वैसा महाराष्ट्र में भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं सम्मिलित हो। बिल्कुल महाराष्ट्र में कांग्रेस को समझना होगा, लीडरशिप इस तरह नहीं चलेगी जिस तरह से आज चल रही है। तमाम लीडर जो चाहे दिल्ली के हों चाहे महाराष्ट्र के हों, इन सबको जिम्मेदारी के साथ देना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हर चुनाव के बाद आगे बढ़ गए और बस सीधे लोकसभा की तैयारी। लोकल में सबसे बड़ा कार्यकर्ता निराश होता है। राज ठाकरे फैक्टर क्या ये भी एक रोड़ा साबित हो सकता है? कांग्रेस कह रही भाई राज ठाकरे के चलते हमने BMC में गठबंधन नहीं किया, पर अगर दोनों भाई साथ बने रहते हैं, आपको लगता है कि दोनों भाई अब साथ बने रहेंगे? हालांकि कब्जा तो छूट गया BMC पर से।
कब्जा छूट गया, लेकिन उनका वोट बैंक उनको वापस मिल गया, इसलिए अब वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। शिवसेना ने मराठी राजनीति छोड़ी और हिंदुत्व की राजनीति पे गई थी, लेकिन अब दोबारा मराठी राजनीति पे लौटाई और उनको ये भी समझ में आ गया कि सिर्फ मुंबई एक जगह है जहाँ पर मराठी उनका साथ है, इसलिए वो अब मराठी मतदाताओं को बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगे और साथ बने रहेंगे। अब कांग्रेस स्टैंड कैसे बदलेगी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बाल ठाकरे की विरासत का उत्तराधिकारी कौन है? हमारे दर्शक हैं, रेगुलर दर्शक हैं आर.के. खुरपा साहब, वो कह रहे हैं नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि एकनाथ शिंदे ही बाल ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या अभी भी इस पर शंका बरकरार है? हाँ, देखिए शंका बरकरार है, क्योंकि आखिरकार मुंबई से ही शिवसेना बड़ी थी और शिवसेना मुंबई की पार्टी थी, कभी भी राज्य भर की पार्टी शिवसेना थी नहीं, एमएमआर रीजन की थी। मुंबई में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शन किया है और बाल ठाकरे जो मराठी वोट बैंक की बात करते थे, वो मराठी वोट बैंक यूनाइट ही नहीं हुआ, जमकर शिवसेना के पक्ष में, उद्धव ठाकरे के पक्ष नहीं, में पर लगभग दोगुनी सीटों पर पार्टी सिमटी। 160 के करीब सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव लड़ा और 90 के करीब पर ही लड़ी एकनाथ शिंदे गुट। तो हमें यह चीज भी देखनी पड़ेगी, क्या स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर है उद्धव ठाकरे गुट का, ऐसा नहीं कि दुगना स्ट्राइक रेट है। 35-36% उनका स्ट्राइक रेट है, 31 के करीब एकनाथ शिंदे का है। देखिए मैं परसेंटेज की बात नहीं करूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि वोट जो है, जब एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे के 56 कारपोरेटर तोड़ लिए थे, उसके बावजूद वो लौट कर नहीं आए, तो अब जो आउट गोइंग था शिवसेना के अंदर की, बहुत सारे लोग छूट कर जा रहे थे, वो फिलहाल रुकेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इनको लग रहा है कि सर बच गया, आगे दोबारा लड़ाई लड़ लेंगे, कम से कम मुंबई में तो उद्धव ठाकरे लिव टू फाइट अनदर डे, एक और लड़ाई के लिए एक लाइन में जोड़ूं, बिल्कुल जोड़िए। देखिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिल के लड़े हैं, तो उनको बीजेपी का भी वोट मिला है। हाँ। उद्धव ठाकरे अकेले लड़े हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, बिल्कुल। तो उन्होंने बाल ठाकरे की विरासत, पॉइंट है, हाँ, उन्होंने बाल ठाकरे की विरासत को कंसोलिडेट किया अपने साथ, ये महत्वपूर्ण चीज है। एकनाथ शिंदे अगर अकेले लड़के इतने नतीजे ले आए तब वो विरासत, तो राजनीति के नए समीकरणों की राह भी खोल दी है क्या, और राजनीति का जो ये ऊंट है एक बड़ी करवट ली है क्या, और दूरगामी असरात आने वाले दिन उसकी गवाही देने वाले हैं क्या? ये कहने को नगर निकाय चुनाव ही थे, पर इनके असर और असरात बहुत देर तक आने वाले हैं क्या, और समझने में वक्त भी लगेगा क्या? आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।